इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भौतिक शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत शक्ति, साथ ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण, अपवर्तनांक किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है और साथ ही दर्पण के कुछ टॉपिक हमारे बच्चे थे उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए हमारी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। विद्युत शक्ति के आपके फार्मूला होता है V इंटू आई, दूसरा फार्मूला होता है W/T। इसको हम देखते हैं, अगर आप शक्ति की परिभाषा देखोगे तो शक्ति की परिभाषा होता है जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कार्य करने की दर होती है, अर्थात ऊर्जा क्षय होती है, उसे ही कहा जाता है शक्ति। शक्ति को W/T से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका इसका यूनिट देखोगे तो W का यूनिट होता है जूल और T का होता है समय, तो शक्ति का होगा जूल प्रति समय। इसका एक और यूनिट होता है वॉट। अगर आप इसे W को अगर आप लिखना चाहो तो किसी परिपथ में अगर V विभव है, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और क्षय का जो समय है वह T है, तो इसके जो कंबाइन फॉर्म होगा वो आपका W होता है, तो VIT होता है। इसी का वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको मिलेगा VIT अपॉन T। T से T कट जाएगा तो आपको मिलेगा P = V इंटू आई। आपके एग्ज़ाम में ये इससे भी प्रश्न बन सकते हैं न्यूमेरिकल। आपको सब पूछा जाएगा अगर आपको कार्य और समय दिया रहेगा, इसके अलावा आपको विभव और धारा का मान दिया रहेगा, आपको बोलेगा शक्ति कितनी है, तो आपको केवल मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके कुछ और फार्मूले बनते हैं। जैसा हम जानते हैं ओम के नियम से V = IR होता है। अगर आप V का वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो P = I इंटू R इंटू आई रहेगा, यहाँ पर I का मान और V का मान यहाँ पर रख दिए हैं IR, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो I²R। तो ये भी आपका एक नया फार्मूला बनता है। इसमें आपको धारा का मान दिया रहेगा और प्रतिरोध दिया रहेगा। आपको बोलेगा शक्ति ज्ञात कीजिए, तो केवल आपको धारा को स्क्वायर करना है और प्रतिरोध से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा शक्ति। अपवर्तन की वजह से इस अभिलंब की ओर झुक जाती है और उसकी वजह से उसकी ऊंचाई में परिवर्तन होता है। तो परीक्षा में इससे याद रखना है, अपवर्तनांक आपको पूछेगा, आपको वास्तविक ऊंचाई दी रहेगी और आपको आभासी ऊंचाई को इस प्रकार डिवाइड कर देना है, तो फिर आपका अपवर्तनांक मिल जाएगा। यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है, आपको अपवर्तनांक दिया रहेगा, आपको वास्तविक ऊंचाई दी रहेगी, आपको पूछेगा कि आभासी ऊंचाई कितनी होगी, तो आप इसका यूज कर सकते हो। अगला हम देखते हैं अपवर्तनांक के लिए किन किन चीज़ों पर निर्भर होता है अपवर्तनांक। बाकी चीज़ों को हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये हमारे कुछ टर्म्स बचे थे, उसे आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जो अपवर्तनांक होता है वह किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहला होता है प्रकाश। प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है अपवर्तनांक। बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, वहीं लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक जो है कम होगा, जबकि बैगनी रंग के लिए अधिक होगा। उसके बाद दूसरा होता है आपका घनत्व। घनत्व अधिक होने पर अपवर्तनांक भी अधिक होता है। तीसरा होता है ताप। ताप अगर आप इसे रिलेशन देखोगे तो घनत्व का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपवर्तनांक और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ताप। इसके अलावा पदार्थ पर भी निर्भर करेगा, पदार्थ के जोड़े पर। अगर कोई प्रकाश जो है अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अपवर्तनांक जो है सघन माध्यम का हमेशा अधिक होता है। उसी प्रकार से सघन से विरल में करेगी तो उसका जो अपवर्तनांक का मान विरल के लिए वह कम होता है। तो ये चार चीज़ें हैं जिस पर अपवर्तनांक निर्भर करता है। अगला हम देखते हैं प्रतिबिंब रचना नियम की दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। हमने पिछले वीडियो में 3 कंडीशन देखे थे, इस वीडियो में हम बाकी के शेष कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले आपका उत्तल दर्पण, अगर उभरा हुआ पृष्ठ के विपरीत को अगर कलाई कर दोगे तो ये जो उभरा हुआ पृष्ठ है ये आपका उत्तल दर्पण का निर्माण करता है। तो उत्तल दर्पण में आपका केवल एक ही स्थिति होती है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह हमेशा दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के मध्य में आभासी वस्तु से छोटा बनता है। तो ये कंडीशन है आपके कि उत्तल दर्पण की स्थिति में हमेशा
वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में, इसे ध्रुव कहा जाता है, और यह है फोकस। इन दोनों के बीच में दर्पण के पीछे आभासी और छोटा बनता है। जबकि अवतल दर्पण की स्थिति में हम उसके स्थिति के आधार पर देखेंगे। ये हुआ आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में यह होता है आपका ध्रुव, ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव। तो पहली स्थिति होती है अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य में स्थित होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वह आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ये कंडीशन है। अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य में स्थित हो तो आभासी बनेगा, वस्तु का आकार जो है वो बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। इस स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनेगा और आकार उसका समान होता है। अगर वक्रता केंद्र में बनता है तो आकार समान होगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तीसरी स्थिति में यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और, तो ये तीन स्थिति है जिसमें आपके गोली दर्पण में प्रतिबिंब रचना नियम का टॉपिक है। तो उसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि किस स्थिति में क्या प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला देखते हैं हम प्रिज्म। प्रिज्म में अपवर्तन किस प्रकार होता है। ये एक प्रकार का प्रिज्म है जिसमें आपको अपवर्तन पढ़ना है। तो ये आपका एक प्रकार का आपतित किरण है जिसका नाम है PQ। आपतित किरण यहाँ पर स्थित है आपका अभिलंब। आपतन के पश्चात यह जो प्रकाश है वह आपके विरल माध्यम से सघन माध्यम अर्थात प्रिज्म में प्रवेश करती है। प्रकाश अपने मार्ग पर जाने के बजाय वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो इस प्रकार ऐसा बनेगी। यह आपका होता है आपतन कोण। इसके बाद अगला होता है अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। है आपका अपवर्तक पृष्ठ। यह जो प्रकाश की किरण है यहाँ पर आपका अभिलंब बनेगा। उसके बाद प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, तो इसका निर्माण कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर आपका निर्गत कोण बनता है। निर्गत कोण को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ आपका आपतन कोण। जब प्रकाश की किरण इस प्रकार प्रवेश करेगी तो विरल से सघन में प्रवेश करने से ये आपका अभिलंब है और अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि यहाँ पर सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये है अभिलंब। इसे कहा जाता है निर्गत कोण, इसे कहा जाता है आपतन कोण। और यहाँ पर एक प्रकार का कोण बनता है जब आप शुरुआत कंडीशन में प्रकाश के मार्ग पर जब प्रिज्म नहीं रहेगा तो वह सीधी निकल जाएगी, लेकिन जब आप प्रिज्म को रखोगे तो जो निर्गत कोण है और आपतन कोण है उसके मध्य एक प्रकार का कोण बनेगा जिसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे विचलन कोण कहा जाता है। विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। अगर आप आपतन कोण को बढ़ाओगे तो विचलन कोण शुरुआत में इसके अधिक होने से विचलन कोण अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे आप मान को बढ़ाते जाओगे तो विचलन कोण का मान कम होते जाएगा। इस स्थिति को ध्यान से समझिएगा। शुरुआती कंडीशन में विचलन कोण अधिक होने पर विचलन कोण अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान कम होने लगता है और एक निश्चित स्थिति आती है जब इसका मान न्यूनतम हो जाता है। तो इस कोण को कहा जाता है न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण के बाद जो विचलन कोण है उसका मान फिर से बढ़ने लगता है, तो जो सबसे न्यूनतम मान होता है उसे कहा जाता है न्यूनतम विचलन कोण। ये आपके प्रिज्म में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूनतम विचलन कोण, तो इसे याद रखिएगा। न्यूनतम विचलन कोण कुछ कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कारक होता है प्रिज्म पर, दूसरा कारक होता है प्रकाश पर, तीसरा होता है कि कितना कोण से ये बन रहा है। इन तीनों कारकों पर यह निर्भर करता है। अगला हम पढ़ते हैं क्रांतिक कोण। और दूसरा पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधित होते हैं। ये है आपका सघन माध्यम और ये है आपका विरल माध्यम। दूसरी स्थिति में लेते हैं, ये है आपका सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। यहाँ पर एक अभिलंब बना लेते हैं। दोनों स्थिति को आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर है आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण ये इस प्रकार कुछ एंगल बनाता है आपतन कोण।
जिसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रांतिक कोण वह कोण होता है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अपवर्तन कोण अगर R का मान 90 डिग्री होगा तो इस आपतन कोण के मान को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर अगर बना रहा है अपवर्तन कोण, तो इसे कहा जाता है क्रांतिक कोण। I के मान को ही कहा जाएगा क्रांतिक कोण, लेकिन कंडीशन है कि जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री बनना चाहिए। इसके बाद अगला देखते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस प्रकार होता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में आपतन कोण का वह मान, यहाँ पर हमने देखा कि क्रांतिक कोण ऐसा मान होता है जिसमें अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगर हम आपतन कोण के मान को और बढ़ा देंगे तो जो क्रांतिक कोण है उसका मान और बढ़ जाएगा और उसके बाद वह 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा और इस प्रकार हो जाएगा। तो आपतन कोण का वह मान जो क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो उस स्थिति में प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आती है। अगर इसका मान एक ऐसी स्थिति जिसमें क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाएगा तो वह प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आती है और इसे ही कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में अगर आप उदाहरण देखोगे तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। इसके अलावा हीरे का चमकना, मृग मरीचिका, ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। जैसे अगर आप रोड में देखोगे तो आपको कुछ दूर पर पानी जैसा प्रतीत होता है, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। इसके अलावा हीरे का चमकना, हीरे में बार बार आपके प्रकाश की किरण सतह से टकराती है, तो उस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही वह आपको अधिक चमकीली नजर आती है। तो ये हुआ क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दर्पण में प्रतिबिंब रचना नियम किस प्रकार होता है और शक्ति। ये सभी टॉपिक हमारे बचे हुए थे। हमारे वीडियो के माध्यम से हमने प्रकाश और प्रतिरोध अर्थात विद्युत पर जो भी प्रश्न थे वे सभी हमारे 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं। इसके अलावा हमने मानव मस्तिष्क, अम्ल क्षार, ये हमारे टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।